तो कार्डिनल साइंस के बाद अब अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स किसके हैं। इन्फ्लामेशन के टाइप्स हैं तीन, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लामेशन, सब एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन वो होता है अगर इन्फ्लामेशन आज से स्टार्ट होकर परसिस्ट कर जाता है लेस देन 2 वीक, यानी कि 2 सप्ताह तक रहे, ठीक है। 2 सप्ताह तक होते होते वो ठीक हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्यूट इन्फ्लामेशन, ठीक है। और वहीं बात उससे थोड़े से दिन और ज़्यादा चल जाए, ठीक है, जैसे कि 14 दिन हो गए, ठीक है, 14 दिन के बाद अगर 20-22 दिन तक चल जाता है तो उसको सब एक्यूट बोल देते हैं, ठीक है। सब एक्यूट इन्फ्लामेशन बोल देते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन की। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर ये होता है अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन परसिस्ट कर जाता है मोर देन 2 वीक्स के लिए तो उसको अपन इंक्लूड कर लेते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन। जैसे कि अभी कोई निमोनिया हो जाए, ठीक है, वो अगर 2 हफ्ते तक चलता है, 2 हफ्ते से पहले पहले अगर वो ठीक हो जाता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट निमोनाइटिस, ठीक है। अगर वो लंबे समय तक चल रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन क्रोनिक निमोनाइटिस। जैसे ही अगर गैस्ट्राइटिस है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो जाता है एक क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अगर एक्यूट गैस्ट्राइटिस है तो वो कब तक रहेगा, लेस देन 2 वीक तक ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अगर लेकिन वो रिपीटेड इवेंट पे हो रहा है, बार बार हो रहा है और लंबे समय तक डैमेज कर रहा है, ठीक है, लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है तो वो किस में आ जाएगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, ठीक है। ये थे इसके तीन टाइप्स। अब अपन पढ़ते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इन्फ्लामेशन को। आपको समझ में आ गया कि भाई इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन बॉडी का एक लोकल रेस्पॉन्स होता है जो कि अपन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किसी भी एजेंट से, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस से, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म। ये दो तरीके से दो जगह पे होता है, एक तो वेस्कुलर इवेंट्स में होंगे, एक सेलुलर इवेंट्स में। वेस्कुलर इवेंट्स, वेस्कुलर का मतलब हो गया ब्लड वेसल्स या फिर लिम्फेटिक वेसल, कोई भी वेसल्स, जो भी वेसल्स क्या होती हैं, वेसल्स एक क्लोज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। वो अपना एक पाथवे कंप्लीट करती है, एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरी जगह पर एंड होती है और वहीं से स्टार्ट होकर वापस वहीं आती है, तो उसको एक क्लोज लूप लाइक स्ट्रक्चर को वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। एक वेसल्स होता है क्लोज लूप। और एक सेलुलर इवेंट, जो भी ब्लड की सेल्स होंगी उनसे रिलेटेड इवेंट्स अपन इसमें देखेंगे। वेस्कुलर इवेंट में अपन ब्लड वेसल्स से रिलेटेड या फिर कोई भी वेसल्स होती हैं उनसे रिलेटेड चेंजेस अपन इसके अंदर देखेंगे। एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर वेसल्स के अंदर चेंज होगा और किसके अंदर, सेल्स के अंदर चेंज होगा, ठीक है। तो वेस्कुलर सिस्टम होता कैसे, कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो हार्ट से स्टार्ट होगा, हार्ट से लेकर फिर बनेगी आर्टरीज, आर्टरीज से आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन और वापस फिर हार्ट, ठीक है। और तो सबसे जो अब देखो आर्टरीज होती हैं वो थोड़ी डायमीटर में बड़ी होगी आर्टीरियोल से, ठीक है, आर्टरीज बड़ी हैं आर्टीरियोल से। इससे छोटी होंगी कैपिलरीज, कैपिलरीज सबसे छोटी है, यही बहुत छोटी छोटी फाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। जैसा कि अब आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो कैपिलरीज हैं यहीं पर ही गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, यहीं से न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होते हैं, वो भी टिश्यूज़ को सप्लाई होते हैं, ठीक है, यहीं से टिश्यूज़ को सप्लाई होंगे, न्यूट्रिएंट, गैसेस एक्सचेंज होता है, सभी काम कहाँ पे होता है, कैपिलरीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत फाइन ब्लड वेसल्स होती है, इनकी परमेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फिर कैपिलरीज से फिर कैसे होगा, कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर बन जाता है वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन, वेन से फिर वापस हार्ट में चली जाती है, ठीक है। एज पर द डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसके आगे का डिस्कस करते हैं। वेस्कुलर सिस्टम के बाद अब अपन पढ़ते हैं वेस्कुलर इवेंट। अपन ने पहले वेस्कुलर सिस्टम समझ लिया, अब वेस्कुलर इवेंट्स। वेस्कुलर इवेंट्स के अंदर पहली स्टेज है हीमोडायनेमिक चेंजेस। हीमोडायनेमिक चेंजेस किसके अंदर होंगे, वेस्कुलर इवेंट्स के अंदर ही होंगे हीमोडायनेमिक चेंजेस, ठीक है। इसके अंदर ये बताया गया है कि ये अर्लीस्ट फीचर होता है किसका, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स का अर्लीस्ट फीचर होता है, जिसके कारण चेंजेस देखने को मिलेंगे अपन को। एक तो किसके अंदर, वेस्कुलर फ्लो, यानी कि ब्लड वेसल्स के फ्लो के अंदर, एंड सेलुलर फ्लो, सेल्स के फ्लो के अंदर भी, ठीक है। वो अपन अभी आगे देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अर्लीस्ट फीचर है किसका, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स का, कौन सा, हीमोडायनेमिक चेंजेस अर्लीस्ट फीचर है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स का, जिसके अंदर अपन को चेंजेस देखने को मिलते हैं वेस्कुलर फ्लो और सेलुलर फ्लो के अंदर, ठीक है, ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स। स्मॉल ब्लड वेसल यहाँ पर आर्टीरियोल्स की बात हो रही है, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज और वेन्यूल्स, ठीक है। आर्टरी और वेन की बात नहीं हो रही, वो बड़ी वेसल्स हैं, छोटी छोटी वेसल्स, स्मॉल स्मॉल फाइन फाइन ब्लड वेसल्स, वहाँ की बात हो रही है। तो इसके अंदर हीमोडायनेमिक चेंजेस के अंदर अब अपन पढ़ते हैं पहली स्टेज कौन सी, ट्रांजिएंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ट्रांजिएंट का मतलब हो गया, तो देखिए इसके अंदर ट्रांजिएंट का मतलब हो गया
कुछ समय के लिए, छोटी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। वेसो यानी कि वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब सिकुड़ना। यहाँ पर देखिए वेसो मतलब वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब नैरो, सिकुड़ना, ठीक है। पहले ब्लड वेसल्स कितनी थी, इतनी बड़ी। अब ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण क्या होता है, ये नैरो हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला रेस्पॉन्स हीमोडायनेमिक चेंजेस के अंदर ट्रांजिएंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। शुरुआत में जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट इनिशियल रेस्पॉन्स स्टार्टिंग में कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए ही होता है, क्या, ट्रांजिएंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, कुछ समय के लिए होगा। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल्स का पहले इतनी बड़ी थी, अब एकदम से जैसे इंजरी हुई यहाँ पे पर्टिकुलर साइट पे, मान लो ये पर्टिकुलर साइट है, यहाँ पर जैसे ही इंजरी हुई तो इसकी ब्लड वेसल्स पहले तो इतनी बड़ी थी, ठीक है। अब जैसे इंजरी हुई तो कुछ समय के लिए इतनी पतली हो जाएगी, ठीक है, सिकुड़ जाएगी कुछ समय के लिए ही है। जैसे कि अभी माइल्ड इंजरी होगी, कोई भी माइल्ड इंजरी हुई है, ठीक है, तो कुछ देर के लिए 3.5 सेकंड के अंदर दोबारा रिस्टेब्लिश हो जाएगी। अगर कोई सीवियर इंजरी हुई है, सीवियर इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है, वहाँ पे साइट ऑफ द इन्फ्लामेशन, तो वहाँ पर क्या होगा, अप टू 5 मिनट्स के अंदर दोबारा रिस्टेब्लिश हो जाएगा सर्कुलेशन, ठीक है। तो अब उसके बाद पहली स्टेज अपन ने पढ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस के अंदर ट्रांजिएंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि कुछ समय के लिए वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, कुछ ही समय के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए। उसके बाद अपन पढ़ते हैं सेकंड, इसके अंदर आता है प्रोग्रेसिव वेसो डायलेशन। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है लगातार, वेसो का मतलब हो गया वेसल्स, और डायलेशन का मतलब हो गया डायलेट होना, ब्रॉड होना, ठीक है। तो वेसो का मतलब वेसल्स, डायलेशन का मतलब डायलेशन, यानी कि ब्रॉड होना, वाइड होना, ठीक है। तो पहले वेसल्स कितनी थी, फाइन हो गई थी, ठीक है। पहले तो क्या हुआ था, यहाँ पर अपन ने देखा कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, यानी कि सिकुड़ गई है, पतली हो गई। अब अचानक से फिर क्या होगा, इसमें वेसो डायलेशन होगा, ठीक है, वेसल्स में डायलेशन होगा। तो उसके कारण देखो अब क्या देखने को चेंजेस अपन को मिलते हैं। तो वेसल डायलेशन हुआ किसकी, ज़्यादातर मोस्टली अपन को आर्ट्रियोल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। सभी में होता है, वेन्यूल्स में भी होगा, कैपिलरीज में भी होगा, और वेन्स में भी होगा, आर्टरीज में भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अपन को आर्टीरियोल्स में देखने को मिलेगा। अब आर्टीरियोल्स में डायलेशन हो गया, ठीक है। आर्टीरियोल्स पहले पतली थी, फिर एकदम से डायलेट हो गई। अब डायलेट होने के कारण वहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे भी अगर कोई छोटा पतला सा पाइप है, ठीक है, उसमें से पानी जाएगा तो उसमें से स्पीड से जाएगा। अगर यही पाइप अगर थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है, मोटा हो जाए, तो उसके अंदर क्या है, ब्लड और या फिर वाटर, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गया। अगर स्पेस कम कर देंगे तो स्पीड से निकलेगा। बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर आप 11th क्लास में पढ़ा हो बर्नौलीज थ्योरम, तो उसके अंदर बताया गया था कि अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, ठीक है, किसी भी लिक्विड की। अगर स्पेस कम होगा तो वहाँ से स्पीड ज़्यादा होगी किसी भी फ्लूइड की या प्लाज्मा की, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे वेसल डायलेट हो गए। वेसल डायलेट होने के कारण वहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो। यहीं से अपन को एक साइन मिलता है, ठीक है, कार्डिनल साइन किसका, इन्फ्लामेशन का, जिसको अपन ने नाम दिया है इंक्रीज ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया। अब वहाँ पर क्या है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने के कारण ब्लड किस कलर का होता है, रेड कलर का। तो वहाँ पर अपन को रेडनेस दिखेगी। क्या देखने को मिलेगी, रेडनेस दिखने को मिलेगी। जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हुआ है उस साइट के ऊपर अपन को क्या है, रेडनेस देखने को मिलेगी। दूसरी बात, अब ब्लड क्या है, स्लो फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक तो डायलेट होने के कारण क्या हो गया, बहुत सारा ब्लड आ रहा है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारा ब्लड आ रहा है, और डायलेट होने के कारण उस ब्लड की स्पीड भी क्या हो गई, स्लो हो गई, ठीक है। स्लो होने के कारण वहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे ब्लड जाएगा। अब ब्लड कैसा होता है, नेचर में वार्म होता है, ठीक है। वार्म होने के कारण ये क्या कराएगा, अपन को वार्मनेस प्रोवाइड कराएगा। जहाँ पर भी साइट ऑफ इन्फ्लामेशन है वहाँ पर अपन को वार्मनेस प्रोवाइड कराएगा। अपन को दो साइन मिल गए यहाँ से प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन के अंदर। वेसल्स क्या हुई, डायलेट हुई। डायलेट होते ही वहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो, यानी कि डायलेट हो गए तो ज़्यादा ब्लड आएगा, ठीक है। डायलेट हुई तो ज़्यादा ब्लड आएगा, और वहीं पे स्लो क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होगा वो बहुत ही स्लो हो जाएगा, ठीक है। स्लो होने के कारण वार्मनेस हो जाएगी, और ब्लड फ्लो ज़्यादा होने के कारण रेडनेस हो जाएगी, ठीक है। तो अब तीसरी स्टेज की अपन बात कर लेते हैं। तीसरी स्टेज के अंदर हुआ है इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, ठीक है। अब इसको अपन समझते हैं। एक एग्जाम्पल लो, गुब्बारा होता है, ठीक है। गुब्बारे के अंदर अपन पहले जब लेके आते हैं, ठीक है, तो वो उसमें हवा नहीं होती, तब तो वो क्या थिक रहता है, ठीक है, उसकी साइज़ थिक रहती है। अगर जैसे अपन उसको हवा भर के, एयर फिलअप करके उसको बड़ा करते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो क्या हो जाती है, पतली होने लगती हैं, ठीक है। उसकी बॉर्डर वगैरह जो बलून होता है वो थिन होने लगता है, बिल्कुल पतला होने लगता है धीरे धीरे। तो वैसे ही अपनी वेसल्स क्या होती हैं, वहाँ पर पहले तो क्या थी, कॉन्स्ट्रिक्टेड थी,
ठीक है। पहले तो क्या थी, कॉन्स्ट्रिक्टेड थी, फिर क्या डायलेट हुई, डायलेट होने के कारण वहाँ की परमेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जो भी ब्लड वेसल्स थी उसकी जो परमेबिलिटी थी वो इंक्रीज हो चुकी, उसके लगातार प्रोग्रेसिव वेसो डायलेशन के कारण परमेबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। उसके कारण वहाँ के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, अब वहाँ से ब्लड वेसल्स ब्रॉड हो चुकी हैं, ठीक है, बड़ी हो चुकी है, तो वहाँ पर क्या है, ब्लड ज़्यादा आएगा, ब्लड ज़्यादा आएगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ओंकोटिक प्रेशर दो प्रेशर होते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के काहे से लग रहा है, ब्लड से लग रहा है। ब्लड के अंदर जो भी सोल्यूट्स है उसके कारण लग रहा है। वो क्या चाहता है, ब्लड के अपने टिश्यूज को क्या मिले, इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर क्या मिले, न्यूट्रिएंट मिले, ऑक्सीजन मिले और क्या गैसियस एक्सचेंज मिले, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज और गैसियस मिले, ऑक्सीजन वगैरह वो सब मिले, सप्लाई हो उसको अच्छे से, ताकि न्यूट्रिएंट मिल सके। अब वहाँ पर क्या है, इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो न्यूट्रिएंट्स के कारण लग रहा है, और वहीं पर ओंकोटिक प्रेशर होता है जो क्या करता है, वापस उसके अंदर प्रोटीन की वजह से लगता है ओंकोटिक प्रेशर। तो वो प्रेशर क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं, आप समझिएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आ रहा है आर्टरीज से ब्लड आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से वेन से ब्लड जा रहा है। यहाँ पर लगेगा ऑनकोटिक प्रेशर, यहाँ पर लगेगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। आर्टरीज में यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसके लगेगा, किस लिए लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट्स होंगे, उनके कारण लग रहा है। वो क्या चाहते हैं कि यहाँ से जाए ब्लड, ठीक है, यहाँ से जाइए, आर्टीरियोल्स हैं, ये आर्टीरियोल्स हैं, ये है कैपिलरीज, ठीक है। तो अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ से लग रहा है, ठीक है, यहाँ से लग रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ से जो भी है सोल्यूट्स वगैरह वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बाहर आ जाएंगे तो सोल्यूट्स की वजह से यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड भी बाहर आएगा। अब फ्लूइड यहाँ पर ये इंटरस्टिशियल टिश्यू का स्पेस है, ये टिश्यू, ये पूरा क्या है, टिश्यू है। टिश्यू के अंदर क्या है, ये सप्लाई होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन के कारण यहाँ पर भी प्रोटीन होती है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन कम होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लाज्मा ज़्यादा है, प्लाज्मा और ब्लड में प्लाज्मा ज़्यादा है। अब यहाँ से क्या है, प्लाज्मा लीक हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गई, प्रोटीन ज़्यादा हो गई, तो यहाँ से यहाँ का प्रेशर बढ़ गया। ओंकोटिक प्रेशर ब्लड वेसल्स के अंदर लगता है, और ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये बाहर ले जाने के लिए लगता है सोल्यूट्स को, और ओंकोटिक प्रेशर बाहर से अंदर खींचने के लिए लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओंकोटिक प्रेशर प्लाज्मा को वापस अंदर ले जाने के लिए, तो ये नॉर्मल फिनोमिना है। लेकिन वही बात रही ये अपने वाले की, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेसो डायलेशन हो गया है, वेसल्स का डायलेशन हो गया है। अब यहाँ पर ब्लड क्या है, ज़्यादा आ रहा है, ब्लड ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर क्या है, फ्लूइड ज़्यादा बाहर निकलेगा, ठीक है, फ्लूइड ज़्यादा बाहर निकलेगा। लेकिन ओंकोटिक प्रेशर तो उतना ही है, ओंकोटिक प्रेशर तो उतना ही है, उतने ही प्रोटीन आ रहे हैं। यहाँ पे तो वेसल्स थोड़ी कम ही है, पतली है, ठीक है, तो उसमें क्या है, यहाँ पे फ्लूइड कम अंदर जाएगा। तो उसी के कारण देखो, कारण अब अपन को क्या देखने को मिलता है, उसके कारण अपन को ट्रांसड्यूशन, यानी कि जो भी फ्लूइड है वो अपनी ब्लड वेसल्स से निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस में, यानी कि जो टिश्यूज की सराउंडिंग स्पेस होती है, ये ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हो गई, और यहाँ से निकलकर ये टिश्यूज के सराउंडिंग में एक्यूमुलेशन होने लगता है। एक्यूमुलेशन होने के कारण वहाँ पर अपन को तीसरा साइन मिलेगा, क्या, स्वेलिंग, ठीक है, इडेमा जिसको बोलते हैं, स्वेलिंग को इडेमा, ठीक है। अपन को तीन इन्फ्लामेशन के तीन साइन मिल गए, रेडनेस हो गया, वॉर्मनेस हो गई, ईडेमा मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके आगे, वेस्कुलर परमेबिलिटी थी वो इंक्रीज कैसे हुई। अब देखो दो तरीके से हो सकती है, पहला तो है गैप फॉर्मेशन, दूसरा है एंडोथीलियम डैमेज, या तो एंडोथीलियम डैमेज कर दें या फिर गैप फॉर्मेशन। अब गैप फॉर्मेशन कैसे, मैंने बताया था, जैसे कि गुब्बारा अपन ने लिया, ठीक है, उसमें अपन हवा भरेंगे तो उसके क्या है, वो स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होता जाएगा नॉर्मल ब्लड वेसल से, ठीक है। ये एंडोथीलियम होती है, ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग को अपन क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं। अब जैसे जैसे अपन ने क्या किया, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करते करते क्या है, यहाँ पर गैप बनने लग गया, ठीक है। जैसे स्ट्रेच होती जाएगी गैप बनती जाएंगी, और इसमें क्या है, कौन हेल्प करता है स्ट्रेचिंग के अंदर और इसमें गैप फॉर्मेशन के अंदर, कुछ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं, इसको गैप फॉर्मेशन के लिए,
ताकि यहाँ से ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकल सके और जहाँ पर इंजरी हुई है, जिस टिश्यू में इंजरी हुई है, वहाँ पर सेल्स आ सकें और प्लाज्मा आ सके और न्यूट्रिएंट आ सके उसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है, रिपेयर करने के लिए एक सब काम होता है। पहला तो अपन ने पढ़ लिया गैप फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि केमिकल मीडिएटर्स के कारण हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात अपन ने पढ़ा एंडोथीलियम डैमेज। एंडोथीलियल डैमेज के अंदर दो तरीके से हो सकता है, या तो ल्यूकोसाइट आए वहाँ पर अटैक करे कि भाई तुम जगह दो, हमें जगह चाहिए, हमें निकलना है बाहर, अपने घर में लड़ाई हो गई, ठीक है, गुंडे बुलाए तो लड़ाई हो गई, वहाँ पे मेरे को जाना है। ठीक है, ल्यूकोसाइट आकर यहाँ पर डैमेज करना शुरू कर दे, डैमेज करना शुरू कर देगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैप बन जाएगा, गैप बनते ही यहाँ से प्लाज्मा बाहर आ जाएगा। ठीक है, वहीं या तो अपनी दूसरा तरीका है ऑटो इम्यूनिटी, अपनी ही बॉडी की सेल अपनी ही सेल्स को डैमेज करने लग जाए, अपनी ही इम्यूनिटी, अपनी ही बॉडी की इम्यूनिटी अपनी ही सेल्स को डैमेज करने लग जाए, या फिर ट्रोमा हो जाए वहीं पे, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसके कारण अपन ये सब देख सकते हैं, एंडोथेलियल डैमेज हो सकता है। तो अब लास्ट स्टेज है अपनी स्टेसिस। स्टेसिस क्यों हो रहा है? स्टेसिस हो रहा है देखो प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा क्या है, बाहर निकल चुका, प्लाज्मा आउट हो चुका वहाँ से, ये ब्लड फ्लो, ये ब्लड वेसल्स थी, इसमें ब्लड जा रहा था, इसमें ब्लड जा रहा था, इसमें प्लाज्मा और ब्लड था। अब इसमें से प्लाज्मा निकल गया, अब तो क्या है, विस्कस हो गया, थोड़ा गाढ़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, स्लो मूव होगा। ठीक है, ब्लड। और दूसरा क्या है, वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन और स्लो ये प्लाज्मा बाहर निकलने के कारण यहाँ से क्या है, बिल्कुल धीरे धीरे ब्लड बाहर इसमें ब्लड वेसल्स में सप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ से प्लाज्मा बाहर निकलेगा। तो इसी के कारण अपन अब आगे देखेंगे इसमें सेलुलर इवेंट्स में ये कितना हेल्पफुल होता है। स्टेसिस के कारण ही अपन को बहुत सारी हेल्प मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तो अब अपन ने अब हाँ जो लास्ट साइन था पेन क्यों हो रहा है, पेन अब आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि जो अपनी स्वेलिंग हुई थी, ठीक है, स्वेलिंग हुई थी कहाँ पर, टिश्यू में, क्यों, क्योंकि वहाँ से क्या है, फ्लूइड लीकेज हो जा रहा था बाहर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने के कारण फ्लूइड लीकेज हो रहा था और वापस जा रहा कम था ऑन्कोटिक प्रेशर के थ्रू, क्योंकि ऑन्कोटिक प्रेशर प्रोटीन तो उतनी ही है, लेकिन यहाँ पर वेसोडाइलेशन होने के कारण ब्लड ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ब्लड ज़्यादा आ रहा है, तो उसके कारण हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो फ्लूइड यहाँ पर क्या है, अक्यूमुलेशन ज़्यादा होने लग गया टिश्यूज़ के अंदर। ये टिश्यू है उसके अंदर फ्लूइड अक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गया। अक्यूमुलेशन ज़्यादा होने के कारण टिश्यूज़ क्या है, स्ट्रेच होंगे, स्ट्रेच होने के कारण प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा तो टिश्यू स्ट्रेच होंगे और वहाँ पर क्या है, पेन रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर्स होंगे, तो वो क्या करते हैं, उस पेन को लेके जाएंगे अपने CNS तक और वो क्या है, वापस वहाँ पर अपन को बताएगा कि यहाँ पर पेन हो रहा है। तो बस यही है नॉर्मल मैकेनिज्म। अपन ने 4 पढ़ लिए, चारों सिम्टम मिल गए। पहला अपन ने पढ़ा वार्मनेस पढ़ा, दूसरी रेडनेस, तीसरी स्वेलिंग और चौथी पेन। लॉस ऑफ फंक्शन तो इन्हीं के कारण हो रहा है। लॉस ऑफ फंक्शन, स्वेलिंग हो जाएगी तो फंक्शन कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब स्वेलिंग है हाथ में, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से पेन को होल्ड नहीं कर पाएगा, बस वही बात है। ठीक है, वार्मनेस तो अपन ने देखा कि वहाँ पर क्या है, वेसल्स क्या डायलेट होने के कारण ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया और ब्लड बहुत धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे जा रहा है और ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके कारण अपन को वार्मनेस दिखा और रेडनेस दिखी, दोनों साइन अपन को वहाँ से मिले। तीसरी बात, अपन को स्वेलिंग कहाँ से मिली, स्वेलिंग अपन को वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होने के कारण, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होने के कारण और वेसल्स का डायलेशन होने के कारण वहाँ पर क्या ब्लड फ्लो ज़्यादा आया, ज़्यादा आने के कारण वहाँ से टिश्यूज से ब्लड वेसल्स से प्लाज्मा निकलकर टिश्यूज़ में अक्यूमुलेशन हो गया साइड में, इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, और जैसे जैसे अक्यूमुलेशन होता जाएगा, साइज़ बढ़ती जाएगी टिश्यूज़ की साइज़ बढ़ती जाएगी, तो उसके कारण क्या होगा, पेन रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और वहाँ पर पेन होगा। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं सेलुलर इवेंट्स। लास्ट अपनी वीडियो थी।